नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुरनाम सिंह चडूनी की और साथ में ही हम बात करेंगे भूपिंदर सिंह हुड्डा की। हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उसकी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी टर्म में एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और पहलवानों का आंदोलन, इसके बावजूद जो है वो पिछली 2 बार की जो सरकार थी उससे ज़्यादा सीटें लेकर सत्ता में आ रही है। और उसके बाद से ही आपने देखा कि गुरनाम सिंह चडूनी, जिस व्यक्ति के सोशल मीडिया के ऊपर 40 लाख के आसपास फॉलोवर हो और वह व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा हो तो आप अंदाजा लगाइए कि उसको कितने वोट मिलने चाहिए। और एक ऐसा आंदोलन जो लगभग 1 साल तक चला, 26 नवंबर आपको पता ही होगा 2020 वाला, कोविड के समय। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी को अपने जो कानून थे, कृषि सुधार कानून, वो वापस लेने पड़े और उस व्यक्ति को वोट मिलते हैं 1170। और अब उसके बाद में जो है वो राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म है। तो आज के एपिसोड में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। जितना मैं इसको समझ पाया उतना मैं जो है वो इस पे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद में जो है वो इस वीडियो के ऊपर फैसला लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि जानकारी जो है वो सही है, या हम कहें कि जानकारी जो है वो प्रभावी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आपने देखा कुछ लोग झूठ बोलते हैं लेकिन फिर भी जो है वो उनको जो फॉलोवर्स है वो उनके लिए किस तरीके से जो है वो काम करते हैं और उससे उनको जो है वो बल भी मिलता है, तो वो अपना एक नैरेटिव तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। तो खैर, मैं उन चीज़ों में जो है वो पढ़ने वाला हूं भी नहीं। अब हम बात करते हैं इस क्रोनोलॉजी को कि आखिर भूपिंदर सिंह हुड्डा को गुरनाम सिंह चडूनी, जिन्होंने आपको पता है घटिया इंसान और हरामजादे, क्योंकि ये वर्ड जो है वो वैसे यूज नहीं करना चाहिए लेकिन इस तरीके के वर्ड यूज किए हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक कहावत होती है कि अगर हम सांप पालेंगे और सांप को दूध पिलाएंगे तो एक दिन वो हमें डस लेगा, और ये हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ। अब आप इसको अगर समझना चाहोगे कि कैसे, तो मैं आपको लेके जाता हूं दूसरे किसान आंदोलन के ऊपर। पहले किसान आंदोलन की मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं उसके बाद आऊंगा। और दूसरा जो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, आपको पता होगा उसकी तैयारियां 1 साल से चल रही थी, और 1 साल से इस तरीके से चल रही थी कि ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया जा रहा था। मॉडिफाई क्यों किया जा रहा था? आंदोलन पे जा रहे थे या बॉर्डर पे? तो ये सीधा सा जो है वो आपको पता होगा कि ये दिल्ली को घेरने की, और जिस तरीके से लाल किले पर जो घटना हुई उसी का एक रिपीट, जिसको कहें कि पॉडकास्ट ले सकते हैं या रिपीट जो है वो टेलीकास्ट ले सकते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियां जो थी वो सतर्क थी, तो उसको रोक लिया गया। और इसकी बड़ी वजह जो है वो, इसका क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, हरियाणा की सरकार को। अब हम इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर भूपिंदर सिंह हुड्डा और गुरनाम सिंह चडूनी, इन दोनों के बीच में झगड़े की वजह क्या है। अब आप देखिए, दूसरे किसान आंदोलन पे आते हैं। दूसरे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी, इन दोनों नेताओं को, जो किसान यूनियन के लीडर बने हुए थे पहले किसान आंदोलन के, उन दोनों को नजरअंदाज किया गया, इनको घर बिठा दिया गया, इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। और अब जो है वो कमान नए लोगों को दी गई। और क्यों दी गई? क्योंकि पहले आंदोलन में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी जिस तरीके से उन्होंने राजनीति शुरू की, ये पश्चिमी बंगाल तक पहुंच गए, ये कर्नाटका तक पहुंच गए, और ये जो है वो देश भर में इन्होंने एक अभियान चलाया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। और ये कामयाब नहीं हुए, तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि इनमें जो है वो जो कहें कि इनके लिए जो काम किया या जो भी कुछ किया,
उसके ऊपर जो है वो पानी फिर गया, तो अब नए लोगों की तलाश थी। तो नए लोगों की इनकी तलाश पूरी होती है 16 नवंबर 2023 को। अब आप देखिएगा, इसको समझिएगा। हरियाणा में किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को चाहिए थी सत्ता, और सत्ता चाहिए थी हुड्डा परिवार को। और हुड्डा परिवार के लाडले दीपेंद्र हुड्डा, इनकी मुलाकात होती है एक किसान नेता जो प्रोफेशनल आंदोलनकारी है, पैसे लेकर जो है वो आंदोलन करते हैं, और आंदोलन के लिए फंड भी इकट्ठा करते हैं, रणदीप सिंह मान। आई थिंक नाम अगर मैं सही बता पा रहा हूं तो, क्योंकि मैंने थंबनेल में उसकी फोटो भी डाली है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। 16 नवंबर को इन दोनों की मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद में दीपेंद्र हुड्डा एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में लिखा जाता है कि एक सार्थक मुलाकात। अब आप एक चीज देखिए, दोनों तरफ से जो है वो ये बात की जाती है कि एक सार्थक मुलाकात हुई है, और जल्दी कुछ जो है वो इसके ऊपर आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, सोचिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में एक कांग्रेस का नेता अगर ये बोलता है कि सार्थक मुलाकात हुई है, और एक किसान आंदोलन का जो नेता है वो भी यही बोलता है, तो इसके मायने क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतनी पावर है कि वो किसान आंदोलन की जो समस्या है उसको वो हल कर सके? अगर मुलाकात करनी थी तो केंद्र सरकार से होनी थी, या फिर जो है वो हरियाणा की सरकार से, लेकिन मुलाकात हो रही है दीपेंद्र हुड्डा से। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सार्थक मुलाकात का जो है वो तरीका क्या था, और ये क्यों की गई थी। और उसके बाद में 24 तारीख को, अगले 8 दिन के बाद में, रमनदीप मान की तरफ से जो है वो एक किसानों की तरफ से बड़ी रैली का जो है वो एक घोषणा कर दी जाती है। तो ये है सार्थक मुलाकात का नतीजा। जब इस किसानों की रैली की जब बात की जाती है, तो उसके बाद में 30 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा निकल जाते हैं अमेरिका की यात्रा के ऊपर। उनकी बात होती है सैम पित्रोदा से, मुलाकात होती है, सैम पित्रोदा से बात होती है, और सैम पित्रोदा के बात जो होती है वो भी किसानों को लेके ही होती है। और फिर सैम पित्रोदा की भी मुलाकात होती है जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस जो सीधे तौर से, खुले तौर से कहते हैं कि वो भारत की जो राष्ट्रवादी जो सरकार है उसको हटाने के लिए, अब आपने देखो एक वर्ड यूज किया उसने, राष्ट्रवादी सरकार। तो भारत में सरकार जो है वो किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और उसको हटाने के लिए वो जो है वो जितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। और उसके बाद में आप देखिए 10 दिसंबर के बाद जो है वो रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब 10 दिसंबर को रैलियों का सिलसिला शुरू होता है, तो सबसे पहले पंजाब में भगवंत मान के, या हम कहें कि चंडीगढ़ में जो है वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, चंडीगढ़ में डेरे डालते हैं किसान। 11 दिसंबर को अगले ही दिन जो है वो रमनदीप सिंह मान की मुलाकात होती है इन्हीं लोगों से, जो दल्लेवाल है या जो पंडेर है, ये जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इन लोगों के साथ। और यही एक वक्त था जब केंद्र सरकार ने अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री, और दूसरे आपको पता होगा पीयूष गोयल, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। चंडीगढ़ में उनके किसानों से मुलाकात हुई थी, और किसानों की 13 सूत्री मांग रखी गई थी किसानों की तरफ से। 13 में से 10 जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा मान ली गई थी। तो बात जो है वो 3 मांगों के ऊपर जो है वो अटकी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता 13 में से अगर 10 मांगे मान ली जाती है तो अगले राउंड की बातचीत तक जो है वो हो सकता था, उसका कोई मसला भी हल हो जाता। लेकिन अगले ही दिन जब रमनदीप सिंह मान की इनसे मुलाकात होती है, तो इनका जो है वो एक नया नारा आ जाता है, अब दिल्ली चलो, दिल्ली को घेरने की बारी। क्यों भाई? जब केंद्र सरकार आपकी बात मान रही है, 13 में से 10 मांगे मान ली, तो फिर दिल्ली चलने का और दिल्ली को घेरने का क्या मतलब निकलता है? और उसके बाद में यही जो किसान है जो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं, और जब इनकी मांगे मानी गई तो एक के बाद एक जो है वो इनकी मांगे बढ़ती चली गई। और ये पहले किसान आंदोलन में भी देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो इन किसानों को बसों में लेके दिल्ली में लेके गई, इनको खाना खिलाया, हर राउंड की एक बातचीत की गई, लेकिन उसका मसला नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि मंसूबे राजनीतिक थे, अराजनीतिक नहीं थे। इसलिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब नीयत कुछ और होती है तो उसके सफल होने की कहानी जो है वो कम हो जाती है।
क्योंकि यहाँ पे इनकी राजनीतिक मंशा थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जहाँ तक लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और इससे पहले आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी जब पहला आंदोलन चला, और आपको पता होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जहाँ से ये खेल शुरू होता है वही जो है वो जिसको कहें कि शिखंडी बन के बैठ गए। मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो शुरुआत उन्हीं की देन है, ये सारा कुछ जो है वो वहीं से शुरू होता है। लेकिन फिर उसके बाद में इसको हाईजैक कर लिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को जो है वो दिल्ली के चारों तरफ जब ये बैठे तो इनको टेंट मुहैया कराए और बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगा कि ये सबसे सही वक्त है पंजाब में सरकार बनाने का, और उसमें आम आदमी पार्टी कामयाब भी हुई। तो अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर कोई सपना देखा कि क्यों नहीं किसानों के जो कंधे हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, बंदूक चलाई जाए और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की तरह हरियाणा की सत्ता पे काबिज हुआ जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलती की होगी। लेकिन कहते हैं अगर चुनाव परिणाम इनके पक्ष में होते तो शायद ये खुलासे नहीं हो पाते, लेकिन चुनाव परिणाम इनके अगेंस्ट जाने की वजह से अब जो है वो सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। राकेश टिकैत, इनको अभी तक जो है वो मक्कड़ जाल समझ में ही नहीं आया कि राजनीति क्या चीज है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद उन्होंने कभी एक चुनाव नहीं जीता। योगेंद्र यादव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने उनको लात मार के बाहर किया, आप सभी ने देखा। और यही एक वजह थी, मैं जब कहता हूं ना कि ये जो एग्जिट पोल कहां से निकल के आ गए, क्योंकि एग्जिट पोल के अलावा जितने भी जो यूट्यूबर्स थे, बड़े यूट्यूबर्स जो कांग्रेस पार्टी को चूना लगाने के काम कर रहे थे, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण जो है वो सबसे बड़ा यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कम करती है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग यही है जिसको अजीत अंजुम कह सकते हैं, रवीश कुमार कहें, चाहे अभिसार शर्मा कहें, दिलीप शर्मा कहें, ये लोग, अशोक वानखेड़े जैसे लोग, ये लोग सीधे तौर से कॉन्टेक्ट में थे। योगेंद्र यादव, आपने देखा होगा, अजीत अंजुम तो जो है वो उनके साथ में डिबेट उनको बुलाते भी थे, शो भी करते थे, और ये जो है वो कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो योगेंद्र यादव से, राकेश टिकैत से ये बैठ के जो है वो माहौल पूछते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा है, तो शायद ये जो है वो सटीक जानकारी दे पाएंगे, और इसलिए उन्होंने जो है वो पूरा एक तैयार करके बैठे थे कि किसान आंदोलन की वजह से, पहलवानों के आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बड़ा नाम होने के बावजूद जो है वो उनके साथ, अगर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज 1170 लोग उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो बाकी लोग कहाँ गए? बाकी किसान कहाँ हैं? जो, क्या उन किसानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया या नहीं है? अब ये बड़ा मसला निकल के आता है। और आप एक चीज देखिए, जब हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उस किसानों का जो बिल था उसको वापस क्यों लिया 1 साल के बाद में, क्योंकि वो हमेशा कृषि सुधार की बात करते हैं, और आप देखिए वो बिल नहीं आने की वजह से आज जो है वो पंजाब में क्या स्थिति बनी हुई है। तो वैसे अगर आप देखो तो वो किसान आंदोलन आड़तियों का एक आंदोलन था, और आपको पता होगा अभी जब हम हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं उसमें तो हमने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी हारेगी, तो क्यों हारेगी, लेकिन आज से 8 महीने पहले आप जाके देखिए, एक मैंने वीडियो बनाया था, किसान की जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, उसकी पटकथा के पीछे जो है वो कुछ राजनीतिक मंशा है, और उसमें मैंने इन बातों का जिक्र उस वक्त भी किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर है विजय पटेल, विजय घेरा के नाम से वो अपना जो है वो सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, विजय पटेल उनका नाम है, वो इसी बात की जो है वो रिसर्च और स्टडी करते हैं, और उसके बाद में ये सारे जो है वो खुलासे होना शुरू हुए थे। तो उस वक्त 8 महीने पहले जो है वो मैंने आप वीडियो जो है वो जरूर देखें उसको, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने पहले ये जो है वो सारी बातें उसमें पहले क्लियर कर दी थी कि 16 नवंबर से जो शुरू हुआ, फिर वो फरवरी मार्च में जो है वो टकराव की स्थिति कैसे हुई किसानों की, उसके पीछे की कहानी, और उस कहानी के पीछे दीपेंद्र हुड्डा का कितना हाथ है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में ही क्लियर कर दी थी। और अब जब ये उस वक्त बहुत से लोगों ने जो है वो मुझे बोला था कि आप गोदी मीडिया हो, आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, और भारतीय जनता पार्टी को आपको पता होगा जो पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पे आ गई, कभी किसी ने आंकलन किया कि क्यों आई? क्योंकि सब लोग आपको कहते हुए सुनेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अति आत्मविश्वास में थी, नरेंद्र मोदी जो है वो उसका चुनाव होना था, इसलिए जो कैंडिडेट थे उन्होंने फील्ड में मेहनत की नहीं की, वो तमाम बातें जो है वो अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह भी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई थी। उन्होंने नुपुर शर्मा को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने जो है वो अपने जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, हम कहें कि कांग्रेस पार्टी और अराजक तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई, उनको जो है वो अकेला छोड़ दिया। पश्चिमी बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को मरने दिया, उनके घर जला दिए गए, और उनके ऊपर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आप देखो कि 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हुआ। और अब आप एक चीज और देखिए कि उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव हारने के बाद में सबक लेती है या नहीं लेती, ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सबक लिया और हरियाणा के चुनाव से पहले उन्होंने कटोगे तो बटोगे। तो इसका मतलब क्या था कि भारतीय जनता पार्टी अब वापस अपने ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है, और उसका परिणाम आप देखिए कि हारी हुई बाजी जो है वो कांग्रेस के जबड़े से निकाल के भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले गई, और इसका दुर्गामी परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखिएगा महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति, अभी चुनावों की जो है वो तारीखों का ऐलान होने दो, उसके बाद में जो है वो स्थितियां कैसे बदलती है वो आप देखोगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलतियां की थी, कुछ गलतियां अभी भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाने भी जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की एक जो पॉलिसी लेके आई थी, एक वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में, तो आपने देखा 370 हटाना उनका मैनिफेस्टो का पार्ट था। उसके बाद ये वादा किया गया और आपने देखा 2019 में सीटें बढ़ गई। लेकिन उसके बाद में अजीत पवार जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग जिनको अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी, एक नहीं है, 2-3 है, मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। और वहां से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे चली गई, क्योंकि लोगों के मन में शंका आने लगी कि ये पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी भी जीतने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अभी अपने अंदर जो है वो सुधार करने की जरूरत है। इन लोगों से तो जो है वो दूर रहने की जरूरत है ही है। क्यों? क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी पे बड़े आरोप लगते हैं कि वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो जायज भी है, क्योंकि राजनीति में जो है वो आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, एक दिन पहले तक आप उसको कोस रहे हो और दूसरे दिन उसके साथ सरकार बना रहे हो, तो उंगली जो है वो आपके ऊपर भी उठती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर अंगुली इसलिए उठती है ज्यादा क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीखती नहीं है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दूसरे के पर आरोप लगाना, और अब बात जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप रिसर्च करोगे, आप इस पे मंथन करोगे, तो ये सीधी अंगुली जो है वो राहुल गांधी पे उठेगी, और यहाँ आके फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाती है। तो फिर सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ वो जा नहीं सकते। अब जब हम बात करते हैं कि पहले वाले किसान आंदोलन की, तो पहले वाले किसान आंदोलन में इन्होंने जो है वो मोदी को झुका दिया, जिस तरीके से बातें की गई। तो आप एक चीज देखिए, दूसरे किसान आंदोलन की स्थिति को आप समझिए कि दूसरे किसान आंदोलन के लिए 6 महीने पहले से जिस तरीके से ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया, हाइड्रोलिक मशीनें और कुछ लगाई गई, तो आप अंदाजा देखिए ये ठीक वैसी एक स्थिति बनती है जैसे कि बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो अभी प्रधानमंत्री बने यूनुस खान, उन्होंने जो है वो सत्ता संभालने के 1 महीने के बाद में इसका खुलासा भी कर दिया कि बांग्लादेश में जो घटना हुई वो अप्रत्याशित या अचानक से होने वाली घटना नहीं थी, इसमें जो है वो अमेरिका का हाथ था। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या हम कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी स्थिति को जो है वो संभाला, लोगों के निशाने पे आए, लेकिन जो एक अराजकता फैलने वाली थी उस स्थिति से जो है वो भारत को बचा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि कई बार जो है वो कुछ चीजें हमें देर से समझ में आती है। तो देर से समझ में आती है तो हमें किसी भी चीज का जो रिजल्ट है वो जल्दबाजी में नहीं निकालना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन में भोले भाले किसानों को गुमराह करके, और आज भी ऐसे किसान जो है वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, ऐसे कुछ लीडरों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया, वो किसानों का मसीहा बन बैठे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, और एक दिन वो सड़क पे नहीं बैठे, और आज जो है वो राजनीति में, क्योंकि इनको लगा कि राजनीति में आने के बाद में लोग जो है वो इनके पीछे लगेंगे, और मंसूबा तो यही था। लेकिन खुद खड़े हुए
और जब हश्र इनका ये हुआ कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो फिर इनको समझ में आया कि अब जो है वो खुद का बचाव कैसे करें। तो खुद का बचाव करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही डसना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप गलत मंसूबे के से जो है वो किसी दूसरे के लिए अगर आप सांप पालोगे, तो एक दिन वो जो है वो खुद को ही डसेगा। और ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, आप शुरू से उठा के देखिए। पंजाब में सत्ता पाने के लिए, पंजाब में जो है वो अपना राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने भिंडरावाले को जो है वो खड़ा किया। और नतीजा क्या हुआ आपने देखा, सिखों के नरसंहार हुए। लेकिन पंजाब ने जो है वो इससे सीख नहीं ली। आज भी आप देखिए पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है उसकी ज़्यादा सीटें आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे सीख ली या नहीं ली। ये खैर पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन पंजाब की जो स्थिति है वो इस वक्त, इस किसान आंदोलन की हम बात करें या और भी, क्योंकि किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है उससे कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, आप जाके देखिए, रिसर्च करिए, तो आपको अंदाजा लगेगा। किस रास्ते बंद होने की वजह से कच्चा माल नहीं आना और बाहर नहीं जाने की वजह से लुधियाना में कितनी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हुई, कितने के गाठे लगे, आप जो है उसकी स्टडी करके देखिए। और पंजाब जो है वो 2000 में जब पर कैपिटल इनकम में जहां फर्स्ट पोजीशन पे हुआ करता था, आज वो 16 से 17वीं पोजीशन पे चला गया। क्यों चला गया, क्या कारण थे ऐसे? और आज जब यही बात गुरनाम सिंह चडूनी से मीडिया पे पूछी जाती है कि आपने जो है वो पंजाब की जो सरकार है उस पंजाब की सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बोला कि पंजाब की सरकार को तो केंद्र सरकार जो है वो बजट नहीं देती। मतलब वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को अभी भी डिफेंड करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि इनके मंसूबे जो है वो कितने साफ है। तो आपको शायद जो है वो इस चीज का अंदाजा लगेगा कि ये जो टकराव अब जो बना है वो टकराव क्यों बना है। अब एक ने तो जो है वो योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन्होंने तो जो है वो सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको ऊपर चढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है वो, कांग्रेस पार्टी को लगा कि वो इनके कंधे पे बंदूक चलाएगी तो उनको सत्ता मिलेगी। तो अब वो जो है वो अपने आने वाला जो इनका जो फ्यूचर है, ये अपना भविष्य बचाने के लिए सारा ठीकरा जो है वो कांग्रेस पार्टी पे फोड़ रहे हैं कि हमने तो जो है वो कांग्रेस पार्टी को पिच तैयार करके दे दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ किया ही नहीं। तो ये क्या है? और दूसरा आप देखिए, इसके बाद में भी 8 तारीख को चुनाव परिणाम आता है और 9 तारीख को इसी संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होती है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इसको होल्ड करता है दर्शनपाल सिंह, जो किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कर्नाटका में 1200 किसानों की मौत हो गई। जो ये लोग कहते हैं ना कि 700 750 लोगों की मौत हो गई, कर्नाटका में 1200 के आसपास किसानों की मौत हुई। किसी एक भी व्यक्ति ने आवाज उठाई, एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस की सरकार में ये क्या हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिया? तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये सांठगांठ जो है वो कितनी बड़ी थी। तो यहां राजनीति में जब हम देखते हैं, और आप देखिए यही जो चाटुकार पत्रकार जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लगी होगी क्योंकि ये उनके जो है वो बड़े भक्त हुए बैठे हैं। यही चाटुकार पत्रकार जो है वो इनकी पूरी पोलपट्टी खोल देंगे और महाराष्ट्र के चुनाव हारने दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो इन लोगों की दुकानें बंद होती है। इसलिए ये सारे बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से जो है वो ये कांग्रेस पार्टी के राज जो है वो खोलते जा रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों से हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें किसी भी मीडिया, चाहे वो सोशल यूट्यूबर हो या कोई मीडिया हाउस हो, अगर कोई टिप्पणी किसी फैक्ट्स के साथ में वो देता है तो आपके पास अपना मोबाइल है, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, उसकी स्टडी करिए कि उसकी वास्तविकता जो है वो कितनी मजबूती के साथ रखी हुई है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो लॉबी जो बौखलाई हुई थी उसने अपना नैरेटिव जो है वो अब तैयार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी हार का या अपने जो गलत आकलन का जो ठीकरा था वो उन्होंने ईवीएम पे फोड़ दिया। अब वो आगे बढ़ चले हैं, अब वो एक नया नैरेटिव जो है वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा जो खेल है वो कांग्रेस पार्टी का किया धराता ये सामने आ गया। और इसमें आप एक चीज़ और देखोगे, ट्रक यूनियन के साथ राहुल गांधी की ट्रकों वालों के साथ मुलाकात होती है और उसके कुछ दिनों बाद जो है वो इंडिया में
ट्रकों की हड़ताल हो जाती है, ट्रक यूनियन की। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्रोनोलॉजी जो है वो क्या कहना चाहती है, इसका इशारा किस तरफ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बस उम्मीद करूंगा कि आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।